चलिए भाई, अब अगली बात करते हैं द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अब क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है उसका क्रिएशन कब हुआ? ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पर भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो 1947 में बना, तो उसके बाद आप कह सकते हैं क्रिएटेड आफ्टर 1947 द इंडियन पार्लियामेंट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लोगों का जो विश्वास यहां पर जुड़ा है किसके साथ? डेमोक्रेसी के साथ। वो डेमोक्रेसी वाले जो लोग हैं, ठीक है, जनता वोट डालेगी और वो वोट डालकर कहां पर जाएंगे? वो आपको पार्लियामेंट में जाते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद, एक एक्सप्रेशन है किसका? फेथ का, विश्वास का, दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब कि जब लोगों का यहां पर विश्वास डेमोक्रेसी में है, तो आप ये कह सकते हैं कि उसी फेथ का एक्सप्रेशन जो है वो पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब लोग यहां पर वोट वगैरह डालेंगे, अभी हम लोग ना यहां पर एमपी के बारे में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर स्टेट में भी तो इलेक्शन होते हैं, ऐसा बिल्कुल सही बात, उसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा बहुत यहां पर भी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो यहां पर क्या है कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या है कि ये लोग जाकर पार्लियामेंट में डिस्कशन करेंगे, तो लोगों का जो यहां पर डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास है ना, वो किसके थ्रू फुलफिल होगा? वो पार्लियामेंट के तहत फुलफिल होगा, क्योंकि वहीं पर सारे डिसीजन लिए जाने हैं, वहीं पर सारा डिस्कशन जो है वो यहां पर होने वाला है। तो सब चीजें जो है वो इस तरीके से डिपेंडेंट है। सो दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीजें जो है वो यहां पर क्या है कि दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो भी डिसीजन मेकिंग यहां पर होगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वहां पर जो है वो चीजें की जाएंगी, है ना, चाहे वो कोई डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस हो या फिर जो कंसेंट वगैरह होता है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना है, ये सब चीजें पार्लियामेंट में ही आपको देखने को मिलती हैं। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज इमेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं क्योंकि यहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के देखने को मिलते हैं, और इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा की पूरा जो देश है, देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो पावर निकल कर आ रही है वो कहां से आ रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। लोग पावरफुल है। अभी लोगों की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में है, तो इसका मतलब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। क्यों? क्योंकि जो जनता है वो सबसे पावरफुल है हमारे देश में। जनता की जो यहां पर क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको पार्लियामेंट में देखने को मिलेंगे। तो आप इसलिए कह सकते हो कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट को जो है वो ज्यादा पावरफुल यहां पर बनाते हुए आपको दिखाई देते हैं। इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट आर हेल्ड इन अ सिमिलर मैनर एज दे आर फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, जैसे स्टेट में होते हैं ना इलेक्शन, उसी तरीके से क्या है कि पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपका स्टेट का इलेक्शन होगा तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर किसके लिए वोट डालोगे? एमएलए के लिए, है ना। एमएलए मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और अगर आप पार्लियामेंट के लिए वोट डालोगे तो इसका मतलब एमपी के लिए, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमएलए जो है वो अपना लीडर जो चुनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सीएम बोलते हैं। एमपी जो अपना लीडर यहां पर चुनते हैं लार्जेस्ट पार्टी वाला, वो यहां पर कौन बनता है? वो पीएम बनता है। बात समझ में आ रही है? तो स्टेट के केस में अगर आप देखोगे तो स्टेट के केस में यहां पर कौन सा इलेक्शन हो गया भाई? स्टेट के केस में यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के इलेक्शन हो गए, और सेंटर के केस में अगर आप देखोगे तो वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर जो है वो होना चाहिए। और दूसरी बात यहां पर आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है ना, वहीं पर क्या है कि पूरा का पूरा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा और जो भी गवर्नमेंट वगैरह बनेगी वो सब चीजें आपको जनता के द्वारा यहां पर देखने को मिलती है। और इसीलिए क्या होता है कि पार्लियामेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको ज्यादा बड़े स्केल पर देखने को मिलती है। ठीक है भाई, चलिए। लोकसभा जो है वो यहां पर क्या होगा कि हर 5 साल में उसका इलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ था? 2014 में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, फिर 2019 में इलेक्शन हुआ था, फिर अब अगला जो इलेक्शन होगा वो कब होगा? वो 2024 में इलेक्शन होगा। ऐसे 5-5 साल में जो है वो लोकसभा में इलेक्शंस यहां पर होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द न्यूमरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। मतलब कि हम क्या करते हैं कि पूरी की पूरी जो कंट्री है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बेसिक मतलब यहां पर क्या है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो इलेक्टेड होगा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? जैसे पूरा का पूरा देश है, अभी सबका एक साथ इलेक्शन होता है यहां पर, तो क्या करते हैं कि सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, लोकसभा के इलेक्शंस के लिए भोपाल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब जब यहां पर अभी के टाइम पीरियड पर अगर आप देखेंगे तो यहां से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। ठीक है, तो इसका मतलब भोपाल से एक कैंडिडेट जो है वो जीतेगा। इसी तरीके से टोटल हम क्या करते हैं,
कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिवाइड होती हैं वो उसके लिए कुछ अलग अलग फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे एक पॉपुलेशन फैक्टर होता है ना, फिर उसके बाद एरिया वो कैसा है, हिली एरिया है या किस तरीके के एरिया है ना, उसके बाद यहाँ पर फैसिलिटीज जो कम्युनिकेशन वगैरह है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है वो क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बेसिक मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एक मेंबर यहाँ पर इलेक्ट होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों कर दी जाती है, ताकि आप यहाँ पर क्या कर सको कि जैसे अलग अलग तरीके के जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं ना, उनको आसानी से आप यहाँ पर कैरी आउट कर सको। ठीक है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक जो है वो आपको ये देखने को मिलेगा। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसी सिलेक्ट 1% टू द पार्लियामेंट। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है 1% यहाँ पर आपके जो पार्लियामेंट है उसमें इलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। द कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, जैसे हमारे देश में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये तृणमूल कांग्रेस है, ममता दीदी की पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सीपीआई, फिर ये आम आदमी पार्टी, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा करती है और उसके बेसिस पे जो जीतता है उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है वो एक कैंडिडेट जो है वो पार्लियामेंट आपको जाता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा, हम लोग पार्लियामेंट के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पार्लियामेंट तक ही यहाँ पर अपना डिस्कशन रखेंगे, अदरवाइज सेशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर स्टेट का भी पढ़ने से कोई लॉजिक नहीं है, इसको हम आगे जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैं आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बताऊंगा। अब देखोगे अगर यहाँ पर क्या है कि रिजल्ट ऑफ द 15th लोकसभा इलेक्शन मई 2009। ठीक है, मतलब कि जो 15वीं लोकसभा यहाँ पर है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पर बताई गई हैं, है ना, कि भाई किसने कितनी सीट वगैरह जीती थी वो बताया जा रहा है आपको। तो ये बहुजन समाज पार्टी है ना, सब चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 206 जो नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने सबसे ज़्यादा सीट जीती है। फिर सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी, फिर इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारे अलग अलग कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। और टोटल सीट अगर आप देखोगे तो इसका मतलब यहाँ पर आया 543। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी वो कितनी थी भाई, टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर आप देखोगे तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है 543, क्योंकि 543 ही जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर टोटल इलेक्ट होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, मतलब कि टोटल कितने हुए, इन सबको जोड़ेंगे तो 543 आ रहा है। तो 543 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जहां पर इलेक्शन हुए और टोटल 543 जो यहाँ पर इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो आपको पार्लियामेंट पे जाते हुए दिखाई देंगे। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के कितने जाएंगे, 206, भारतीय जनता पार्टी के 116, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं वो 2009 के इलेक्शंस में कैसे हुई थी उनके बारे में ये चीजें जो है इस फोटो में आपको बताई गई हैं। फिर उसके बाद 17th जो लोकसभा के इलेक्शन थे ये 2019 में हुए थे। ठीक है, 2019 में जो है ये 17th लोकसभा के इलेक्शन है ना। मतलब आप अगर देखोगे तो 2009 में इलेक्शन हुआ वो 15th लोकसभा का था, फिर 2014 में जो इलेक्शन होंगे वो 16th लोकसभा, और 2019 में जो इलेक्शन यहाँ पर हुए थे वो 17th लोकसभा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को टोटल कितनी सीट्स मिली है, 303, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52। तो मतलब यहाँ पर क्या है, फिर वो नंबर जो है अगर आप देखोगे तो वो आपको चेंज होता हुआ यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये काफ़ी सारे दूसरी पार्टीज हैं जहाँ पर एक एक मेंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो सीट्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जीत ली हैं। तो 543 में से 303 जो है वो बीजेपी को यहाँ पर मिली है। बात समझ में आ रहा है। तो ये अलग अलग तरीके के इलेक्शंस के रिजल्ट यहाँ पर हैं, कौन सी पार्टी कितने सीट्स यहाँ पर जीती है वो बुक में भी आपको दिया हुआ है, और यही फोटो जो है ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि वन सिलेक्टेड दीज कैंडिडेट्स बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज। ठीक है, जब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्शन इनका हो जाता है तब यहाँ पर क्या है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। जब वो पार्लियामेंट मतलब कि जब लोकसभा के मेंबर बनेंगे तो उनको एमपी बोलते हैं। वैसे राज्यसभा के वाले जो मेंबर होते हैं उनको भी हम एमपी बोलते हैं, लेकिन याद रखिएगा एमएलए जो होते हैं वो स्टेट वाले होते हैं। ठीक है, एमएलए मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसको हम विधानसभा कहते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एमएलए यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दीज एमपी टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट। सारे जो एमपी यहाँ पर होते हैं वो सब जब एक साथ यहाँ पर मिल जाते हैं तो पार्लियामेंट आपको बनता हुआ दिखाई देगा। Once election to the parliament have taken place, the parliament needs to perform various functions। ठीक है, जब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब एक बार पूरा का पूरा इलेक्शंस वगैरह यहाँ पर हो जाते हैं तो पार्लियामेंट के काफ़ी सारे काम होते हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि संसद जो है
वो इलेक्शन ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि बस बैठने के लिए, है ना, मस्ती करने के लिए जो है वो यहाँ पर बनाया गया हो। वहां पर अलग अलग तरीके के जो काम है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पार्लियामेंट के फंक्शंस हैं क्या क्या, है ना, पार्लियामेंट जो है वो काम क्या क्या करती है, इस बात को भी समझना जो है वो थोड़ा सा जरूरी यहां पर हो जाता है। तो अब उस पॉइंट को हम थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो अब पहला जो यहां पर काम है वो यहां पर क्या है, फर्स्ट वर्क टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, है ना। नेशनल गवर्नमेंट मतलब जो राष्ट्रीय यहां पर सरकार है ना, उसको यहां पर क्या करना, उसको सेलेक्ट करना। ये पहला काम है किसका, पार्लियामेंट का। अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, मतलब कि जब भी यहां पर पार्लियामेंट की बात करेंगे केवल लोकसभा और राज्यसभा नहीं आते हैं। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जो बाकी जगह पर जहां पर भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे देश में पार्लियामेंट है ना, उसके बेसिस पे काम होता है और सारे जो डिसीजन वगैरह होते हैं वो पार्लियामेंट के माध्यम से लिए जाते हैं। यूएसए में ऐसा नहीं होता है ना, यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से पॉलिसीज यहां पर आगे बढ़ेंगी और कौन कौन से जो डिसीजंस हैं वो हमको यहां पर लेने हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो अब यहां पर क्या है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, ये क्वेश्चन बनेगा कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, डू रिमेंबर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। ये तीनों लोग यहां पर जब मिलते हैं तब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर बनता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस, मतलब जो इलेक्शंस यहां पर हो गए, एमपीज का इलेक्शन यहां पर हो गया, अ लिस्ट इज प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी, है ना। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक लिस्ट बनती है और उसमें यह बताया जाता है कि कितने जो कैंडिडेट हैं वो किस पॉलिटिकल पार्टी को यहां पर बिलोंग करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना कि भाई ये इस तरीके से ये सीट्स यहां पर जीती हैं, तो इसके बेसिस पे क्या होगा कि पूरा का पूरा एक जो लिस्ट है वो यहां पर बन जाएगी और लिस्ट में ये बता दिया जाएगा कि कौन से मेंबर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड एमपीज, है ना। मतलब कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अपनी सरकार बनानी है तो यहां पर क्या है कि उसको मेजॉरिटी जो है वो जीतनी पड़ेगी, है ना। मेजॉरिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ज्यादातर जो सीट्स हैं वो उसको यहां पर जीतनी है। अगर ज्यादातर सीट्स वो यहां पर नहीं जीतेगी तो फिर कोई बात यहां पर नहीं बनने वाली है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि 545 है ना, 545 मैं भी आपको बताता हूं कि कैसे है। वैसे अगर जैसे मान लो कि यहां पर क्या था, यहां पर आपको 543 देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये हो गया आपका 543। अब 543 अगर आप देखोगे तो अगर मैं सिंपली यहां पर देखो बोलूं कि 272 इधर हो गया और 271 इधर हो गया, है ना। तो 270 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 540 और 542 और 543। तो अब इनके पास क्या है कि इनके पास जो है वो मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी है। तो सरकार किसकी बनेगी, जो 272 वाले लोग हैं ना इनकी सरकार बनेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेजॉरिटी जो है वो यहां पर कहते हैं। और मेजॉरिटी फिर इस तरीके से जब फॉर्म होगी ना तभी आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी गवर्नमेंट को यहां पर फॉर्म करती हुई आपको दिखाई देगी। So for a political party to form the government, they must have a majority of elected MPs. Since there are 543 plus 2 Anglo-Indian nominated. अब यहाँ पर क्या होता है कि 543 तो इलेक्टेड है ना, मतलब इनकी जगह पर क्या होगा कि आपको इलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 2 लोग ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर क्या किया जाता था, उनको नॉमिनेट यहाँ पर किया जाता था। अब आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर ये आएंगे कि सर ये एंग्लो इंडियन का मतलब क्या हुआ। देखो क्या है कि हमको पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे देश में रहते थे, तो कुछ इंडियंस ने ब्रिटिशर्स के साथ यहाँ पर शादी कर ली, है ना। तो उसके बाद जो उनकी फैमिलीज यहाँ पर आगे बढ़ी ना, तो उसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे ना, उनका मानना ये था कि भाई इन फ्यूचर हो सकता है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है ना उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो सही तरीके से यहाँ पर ना हुआ हो, है ना। मतलब जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है ना वो सही तरीके से नहीं हुआ है। तो उनके लिए क्या करो कि सीट्स जो है वो यहाँ पर रिजर्व कर दो। तो क्या होता था कि 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो मेंबर्स हैं ना उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट यहाँ पर नॉमिनेट करते थे। याद रखिएगा, 2 एंग्लो इंडियन जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर जब मैं ये वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूं, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, एंग्लो इंडियन रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन बुक में क्या लिखा है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि +2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया। लेकिन इससे अगर आप देखोगे तो 543 + 2, ठीक है, ये हो गया 543 और ये 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नॉमिनेट हो गई, इसलिए यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है 545। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये पॉइंट जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको यहां पर होना चाहिए कि इसका मतलब यहां पर क्या हुआ। मेंबर्स इन द लोकसभा टू हैव अ मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जितना यहां पर कितना होना चाहिए
272 मेंबर्स या फिर उससे ज्यादा, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी कितने में से निकलेगी? 543 में से ही निकलेगी, है ना। वो तो नॉमिनेटेड है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या है कि जिस पार्टी को 272 सीट्स यहां पर मिलेंगी, उसकी यहां पर क्या है कि उसकी यहां पर सरकार बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो अब इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है, इस वाली फोटो में देखो, जो 2019 का इलेक्शन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने 333 यहां पर सीट जीती, 303, है ना। तो इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि इनको किसी पार्टी का और सपोर्ट नहीं चाहिए, इनके पास ऑब्वियसली 272 से ज्यादा सीट है। लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखेंगे, ठीक है, ये वाला जो केस है, इस केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी 206, तो इनको बाकी लोग क्या करेंगे, 272 करवाने के लिए सपोर्ट करेंगे, है ना, तभी बनेगा। क्योंकि अभी तो यहां पर क्या है कि कोई पार्टी जो है वो यहां पर क्या हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 ही मिल रहा है केवल अकेले। तो बाकी जो इनके कोलिशन पार्टीज होती है ना, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि वो लोग इनकी मदद करेंगे और फिर उसके बाद ये 272 होगा, तो फिर यहां पर क्या है कि सरकार बनती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि कैसे सरकार का फॉर्मेशन जो है वो यहां पर होता है, ठीक है। The opposition in the parliament is formed by all the political parties that oppose the majority party coalition formed, ठीक है। मतलब सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जो दूसरी पार्टीज होती हैं, जैसे अब यहां पर क्या है कि कोई एक पार्टी है जिसका नाम है एक्स, ठीक है, उसने अकेले जीत लिया, ठीक है, 303 सीटें, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जीता था, तो वो क्या है कि वो यहां पर गवर्नमेंट हो गई। तो जो बची हुई पॉलिटिकल पार्टीज है वो सारी क्या ऑपोजिशन है, ठीक है। द ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोजेस द मेजॉरिटी पार्टी, है ना। मतलब कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, कोलिशन को भी मैं समझाऊंगा कि कई बार क्या होता है कि पार्टी कोई भी पार्टी जो है वो यहां पर क्या करती है कि वो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलती है ना। तो क्या करते हैं कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सरकार बनाते हैं, 2 पार्टी मिनिमम होनी चाहिए एटलीस्ट, और उसके बाद ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो ऐसी जो गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म होती है ना, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, है ना। तो यहां पर क्या है कि वो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी जो यहां पर क्या है कि मेजॉरिटी पार्टी या कोलिशन जो फॉर्मेशन हुआ है उसका अपोज यहां पर करेंगी, उसको ऑपोजिशन पार्टी हम यहां पर कहते हैं। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी, है ना। अब उनमें से क्या होता है कि वो पूरा का पूरा ऑपोजिशन होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहां पर आपको देखने को मिलेगी वो यहां पर कितनी होती है, उसको बोलते हैं ऑपोजिशन पार्टी। अब मैं आपको एक मजेदार चीज जो है वो यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आगे जाओगे, कभी पॉलिटिक्स वगैरह यहां पर पढ़ेंगे, है ना, इंडियन पॉलिटी, तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको मान लीजिए कि ऑफिशियल, है ना, जैसे क्या होता है कि ऑफिशियल अगर कोई ऑपोजिशन बनना है, ठीक है, ऑफिशियल जो ऑपोजिशन पार्टी है, ठीक है, वो आपको बनना है, तो जो टोटल सीट्स हैं, ठीक है, उसकी 10% सीट्स आपको जीतनी पड़ेंगी। क्या मतलब हुआ कि 543 टोटल सीट्स हैं, 543 का अगर मैं 10% यहां पर निकालूंगा तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ 54.3 को मैं यहां पर लिख सकता हूं कि एटलीस्ट 55 सीट्स आपको जीतनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने 303, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है इनके बाद, लेकिन उसके 52 है। तो क्या कांग्रेस जो है वो ऑफिशियल ऑपोजिशन है क्या आज के टाइम पीरियड पर? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने 10% सीट्स यहां पर नहीं जीती हैं। लेकिन फिर भी हम क्या है कि कांग्रेस को जो है एक ऑपोजिशन की तरह यहां पर कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक ऑफिशियल टर्म है जो मैंने आपको बताया 10% वाली रिक्वायरमेंट, इस बात को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है वो यहां पर ध्यान रखना है। द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टीज इज कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टी, मतलब जितनी भी बची हुई पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें से जो सबसे बड़ी पार्टी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जितने हारे लोग हैं ना उनमें से जो सबसे ज्यादा सीट यहां पर जीते हैं उनको हम ऑपोजिशन पार्टी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो 2019 के इलेक्शन के बाद अगर आप देखोगे तो वो कांग्रेस के केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर? तो एक तो ये चीज यहां पर हो गया जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या है कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट करना जो है ये पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात यहां पर यह बोला जा रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू सिलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहां पर क्या हुआ कि पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग तरीके के काम करेगी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो कानून वगैरह बनाना होता है, ये सब चीजें होती हैं, वो सब चीजें उनके द्वारा की जाएंगी। लेकिन उन कानून को एग्जीक्यूट करना, है ना, उनको इंप्लीमेंट करना, ये काम यहां पर कौन करेगा? ये काम एग्जीक्यूटिव करेंगे। तो यहां पर याद रखिएगा कि एक और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन आपको लोकसभा का देखने को मिलेगा वो यहां पर क्या है कि चीजों को, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है उनको चूज करना। The executive is a group of person who work together to implement the laws made by the parliament। मैंने अभी आपको डेफिनेशन यहां पर बताई ना सिंपल शब्दों में, बस उसी को लिखने के लिए अगर आ जाए कि भाई एग्जीक्यूटिव यहां पर क्या होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक की जो चीजें हैं उसको आप यहां पर मेंशन कर देना, उसको लिख देना, है ना। क्या बोला जा रहा है? द एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन
who works together to implement the laws made by the parliament, है ना, मतलब कि जो भी कानून यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए जो लोग यहाँ पर ग्रुप बनता है, ठीक है, जो मतलब ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, अकेला इंसान काम नहीं करेगा ना, उसमें आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। तो अगर ग्रुप यहाँ पर काम कर रहा है तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो काम यहाँ पर होगा वो किसके द्वारा होगा, वो ग्रुप के द्वारा होगा। तो वो यहाँ पर ग्रुप क्या कहलाएगा, वो एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, मतलब कि वो उस चीज को यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, मतलब कानून बन जाएगा तो कानून का जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक तो कोई बात नहीं बनेगी ना, तो हमको उसको इंप्लीमेंट भी करना बहुत जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट का इंप्लीमेंटेशन जो अलग अलग तरीके के लॉज होते हैं वो जरूरी होते हैं, वो कौन करेगा, वो एग्जीक्यूटिव करेगा। दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। और यही आप अगर देखोगे तो एग्जीक्यूटिव कई सारे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हैं, उनका जो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे वो एग्जीक्यूटिव हैं। तो काफी अलग अलग तरीके के होते हैं। और मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी हम गवर्नमेंट यहां पर बोलते हैं ना, तो यही जो एग्जीक्यूटिव होता है जो क्या करेगा, चीजों का इंप्लीमेंटेशन करेगा, वो हमारे दिमाग, जैसे अभी मैं आपके दिमाग में बोलूंगा कि इंडियन गवर्नमेंट, तो आपके दिमाग में क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव की जो है वो फोटो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, है ना। तो वही चीज जो है वो यहां पर इंप्लीमेंटेशन करते हुए दिखाई देते हैं। जो भी आपके पार्लियामेंट में कानून वगैरह पास होता है ना, तो उनका जो इंप्लीमेंटेशन होता है वो इन्हीं एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है वो यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, ठीक है। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, ये अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और यहां पर क्या होता है कि जो भी आपका यहां पर रूलिंग पार्टी है लोकसभा में, है ना, अब जैसे प्राइम मिनिस्टर का तो कोई इलेक्शन नहीं होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, केवल एमपी इलेक्ट करते हैं, है ना, मतलब वोट डालने जाएंगे तो हमारे क्षेत्र के जो भी यहाँ पर सांसद के लिए, है ना, या एमपी के इलेक्शन के लिए लोग खड़े हैं, उनमें से जिनको भी हम वोट डालना चाहते हैं उनका बटन यहाँ पर दबा देंगे, वो लोग यहाँ पर इलेक्ट हो जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, है ना, अब जैसे मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी 2019 में जीत गई थी, है ना, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना लीडर जो है वो डिसाइड करेंगे कि भाई ये हमारे लीडर हैं। तो अब जब भी जिसको भी लीडर यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा वो क्या करेगा, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा, मतलब जिसने सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर जीती है उसका यहाँ पर क्या है कि वो रूलिंग पार्टी के रूप में यहाँ पर काम करेगा, मतलब कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट मिनिस्टर टू वर्क विथ हर टू इंप्लीमेंट डिसीजन, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब यहाँ पर क्या है कि जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर इलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्ट यहाँ पर हो गए तो यहाँ पर क्या है कि जो भी यहाँ पर एमपीज हैं, फ्रॉम द एमपीज, मतलब उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उससे जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको देखने को मिलेंगे उनको वो इलेक्ट करेंगे टू वर्क विथ हर टू इंप्लीमेंट डिसीजन। मतलब कि प्राइम मिनिस्टर अकेले तो काम नहीं कर सकते ना, इनके साथ होम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, डिफेंस मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, काफी सारे लोग होते हैं। तो ये क्या है, ये कैप्टन है ना, और कैप्टन क्या करेगा, फिर अपनी टीम यहाँ पर डिसाइड करेगा कि इनकी टीम में यहाँ पर कौन कौन लोग होंगे, है ना। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर डिसाइड होती है। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है अभी के टाइम पीरियड पर, ठीक है, मनसुख मंडाविया जी। एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर कौन है भाई, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उनका नाम है श्री धर्मेंद्र प्रधान। और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के आपके मिनिस्टर जो हैं वो आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनके बेसिस पे क्या होता है कि ये एग्जीक्यूटिव तैयार हो गए, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर वो भी एग्जीक्यूटिव हैं, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाकी के जो लोग हैं वो भी आपको मिनिस्टर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, जिनके बेसिस पे ये पूरा का पूरा काम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव हैं, और एग्जीक्यूटिव के बेसिस पे आप जो भी यहां पर कानून जो है वो पार्लियामेंट में यहां पर बनेंगे वो कहां पर होंगे, उनके द्वारा इंप्लीमेंट होंगे। तो अब मुझको एक बात यहां पर समझाने में कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होने वाला है कि पार्लियामेंट ही क्या कर रहा है कि अपने जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, इनका इलेक्शन करता है ना, मतलब उनको कैसे इलेक्ट करना है, किस तरीके से इलेक्ट करना है, ये सब चीजें जो हैं वो यहां पर आपको पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. मतलब कि पहले कई बार अगर हम देखेंगे तो ऐसा कई बार यहां पर हुआ है कि किसी एक सिंगल पार्टी को जो है वो मेजोरिटी नहीं मिल रही है ना, मतलब वो जो 272 सीट वाला आंकड़ा है ना, वो क्या हो रहा था कि बहुत टाइम से पार्टीज को नहीं मिल रही थी, है ना। 2019 वाले इलेक्शन में मिली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी पार्टीज थी जिनको 272 यहां पर जो सीट्स हैं वो यहां पर नहीं मिल पा रही थी। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट।
तो अगर मान लीजिए कि कभी किसी सिंगल पार्टी को यहां पर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो यहां पर क्या करेगा कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेम प्लेट पर हैं, है ना, सेम प्लेट का मतलब इनके जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ओपिनियंस है, इनके जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर ओपिनियंस है वो सिमिलर हैं, है ना, एग्जैक्ट तो नहीं होंगे, सिमिलर आपको देखने को मिलेंगे। या आप ये कह सकते हैं कि कोई उनके बीच में बातचीत हुई, है ना, कुछ यहाँ पर जो है वो नेगोशिएशंस यहाँ पर किए गए, तो उनके बेसिस पे क्या होगा कि वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो यहाँ पर दोस्त बन जाएंगी। और दोस्त बनकर क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर मान लो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके 212 यहाँ पर सीट्स जीती थी और एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 60 जीती हैं, तो 60 वाले को बोलेंगे कि तुम आ जाओ हमसे दोस्ती कर लो और इससे ये 272 हो जाएगा और इनको क्या है कि मेजॉरिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या होता है कि इस तरीके से जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन होता है। तो कोलिशन गवर्नमेंट में कोई एक सिंगल पार्टी नहीं होती है ना, मिनिमम आपको 2 पार्टीज देखने को मिलेंगी और इनके बाद जो दूसरी चीजें होती है ना वो भी आपको इंक्लूडेड, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितनी सीट्स की आपके पास कमी है। इस तरीके से जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो डेफिनेशन यहां पर आ जाएगी, तो आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। अब एक बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि थोड़ा इनस्टेबिलिटी रहती है। क्यों रहती है इनस्टेबिलिटी? कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर इश्यू है ना, उसमें एक लोग जो है वो यहां पर बोल रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बोल रही है, उसको जो सपोर्ट किया वो ऐसा बोल रही है, तो कई बार क्या होता है कि वो लोग अपना सपोर्ट वगैरह यहां पर खींच लेते हैं तो सरकार गिर जाएगी। सपोर्ट खींच लेंगे का क्या मतलब हुआ कि वो बोल देंगे कि भाई हम सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, तो जो 60 सीट्स के साथ वो लोगों ने ज्वाइन किया था दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो तो खत्म हो गए, तो 212 पे आ गए ना दोबारा आप, तो 212 पे आ गए तो मेजॉरिटी नहीं है, तो मेजॉरिटी नहीं है तो फिर आपकी जो सरकार है वो यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिले, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलेंगे, लोकसभा देखने को मिलेगा, राज्यसभा। अच्छा, लोकसभा को हम बोलते हैं लोअर हाउस, ठीक है, एल मतलब लोकसभा और एल मतलब यहां पर लोअर हाउस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा यहां पर क्या होता है कि राज्यसभा जो होता है इसको हम बोलते हैं अपर हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका अपर हाउस। अब एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना वो कैसा होता है? वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और राज्यसभा का जो इलेक्शन यहां पर होता है वो कैसा होता है? वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। बोले सर ये क्या नई चीज आपने बता दी हमको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी आपको जो है ये चीजें यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि अगर हम देखेंगे तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये हुआ कि हम लोग खुद जाके जो है वो वोट डाल देते हैं। ठीक है, हम लोग खुद गए और हमने वोट डाल दिया, तो उसके बेसिस पे लोकसभा में मेंबर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा के वोट हम नहीं डालते हैं, है ना, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका इलेक्शन कैसे होगा ये सुनो आप। जैसे मान लीजिए कि आपका जो विधानसभा है, ठीक है, इसको हमने बोल दिया विधानसभा, आपके स्टेट में विधानसभा है, विधानसभा में कौन से लोग होते हैं? एमएलएज होते। ठीक है, विधानसभा में कौन देखने को मिलेंगे? एमएलएज देखने को मिलेंगे। अब जो ये एमएलएज होते हैं, है ना, इनका जो इलेक्शन यहां पर होगा वो कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो आपके जो ये एमएलएज है ना, ये क्या करेंगे? ये इलेक्शन करके जो एमपीज हैं, ठीक है, वो कहां पर भेजते हैं? वो राज्यसभा में भेजते हैं। और इसी वजह से यहां पर क्या होता है कि इसको हम यहां पर जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां पर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि जो विधानसभा है, विधानसभा के एमएलएज जो हैं वो एमपीज को यहां पर इलेक्ट करेंगे और फिर वो यहां पर आपको राज्यसभा में जाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इसलिए आपको ये चीज यहां पर एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब मैं आपको यहां पर राज्यसभा के बारे में बता रहा था। तो राज्यसभा में बोला गया है कि राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यसभा का मेनली जो यहां पर फंक्शन हुआ वो यहां पर क्या हुआ कि ये लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, मतलब अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग सीट्स यहां पर होती हैं। जैसे यूपी की कुछ राज्यसभा की सीट्स होंगी, एमपी की कुछ राज्यसभा की सीट्स होंगी, है ना, फिर हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश है उसकी कुछ यहां पर सीट्स होंगी। तो सभी स्टेट्स की लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स यहां पर डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, कि भाई इतने मेंबर जो है ये इस स्टेट से यहां पर आएंगे लोकसभा में, इतने मेंबर इस स्टेट से राज्यसभा में यहां पर आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना है कि राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि उसमें क्या होता है कि थोड़ा और ज्यादा लोग जो है वो यहां पर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व यहां पर हो जाएंगे, है ना, और उसीलिए यहां पर क्या होता है कि कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं
जिनको स्टेट से हम क्या करते हैं कि राज्यसभा में यहाँ पर भेजते हैं, जो अभी मैंने आपको ड्यू प्रोसेस यहाँ पर बताई ना कि कैसे वो फॉलो करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में जो है वो हेल्प यहाँ पर होती है। राज्यसभा कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन एंड अ बिल इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम अ लॉ। अब एक बात ये ध्यान रखना है कि जो लोकसभा के मेंबर्स है ना, ये इलेक्टेड हैं, इनको जनता ने यहां पर जो है वो वोट डाला है। इलेक्टेड जो है वो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, है ना, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनका इलेक्शन कैसा है, वो आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। क्यों है इनडायरेक्ट इलेक्शन? क्योंकि विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, है ना, विधानसभा के मेंबर्स ने कुछ जो मेंबर्स हैं उनको यहां पर इलेक्ट करके जो है वो राज्यसभा में भेजा है। तो हमने विधानसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया था, तो इलेक्टेड मेंबर्स जो है वो यहां पर क्या कर रहे हैं, कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करके राज्यसभा में भेज रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं। सो राज्यसभा में ऐसा नहीं है कि राज्यसभा में अब क्या है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो इनके पास कोई पावर नहीं है, बिल्कुल पावर है। जैसे जो बिल वगैरह होते हैं ना, जैसे कोई भी कानून बनता है तो वो बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, तो लोकसभा में जैसे इंट्रोड्यूस हो सकता है उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो वो राज्यसभा में भी यहां पर इंट्रोड्यूस हो सकता है ना। तो राज्यसभा में एक बार उन्होंने क्या किया कि कोई भी लेजिस्लेशन है, कानून है, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, और यहां पर क्या होगा कि अगर उसको पास करना है तो क्या होगा, राज्यसभा जो है पहले उसमें वोटिंग वगैरह होगी, ठीक है। अब जैसे सिंपल सी लॉजिक यहां पर आप समझो कि अगर मान लो कि मैं कोई बिल यहां पर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर उस बिल को पास कर दिया गया तो फिर क्या होगा, वो राज्यसभा में, जैसे ये समझो आप, है ना, लोकसभा के बाद अगर कोई चीज लोकसभा में स्टार्ट हुई है तो वो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा के बाद फिर वो कहां पर जाएगी, वो प्रेसिडेंट के पास जाएगी, प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो वो बिल जो है वो कानून बनेगा। इसी तरीके से राज्यसभा, फिर यहां पर ये लोकसभा, और फिर ये प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रोसीजर जो है वो दोनों जगह पर सेम ही है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो दोनों जगह पर पास होना जरूरी है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो क्या बोला जा रहा है कि भाई राज्यसभा में भी अगर कोई बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पूरा का पूरा जो लेजिस्लेशन है वो यहां पर कानून बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इफ इट देयरफॉर हैज एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ रिव्यूइंग एंड ऑल्टरिंग इफ ऑल्टरेशन आर नीडेड द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, ठीक है, मतलब लोकसभा में अगर कोई कानून यहां पर जो है वो कोई बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, लोकसभा में पास कर दिया, अब राज्यसभा में गया है, तो राज्यसभा में क्या होगा कि राज्यसभा में सिंपली आप ये कह सकते हैं कि उसको देखेंगे, है ना, मतलब कि भाई इस बिल में क्या है। लोकसभा में हो सकता है कि अब जैसे कोई पार्टी है जिसके पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी है, तो वहां पर बिल में कुछ सही है गलत है वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि थोड़ा डिस्कशन होगा उसके ऊपर, है ना, क्योंकि राज्यसभा में मेजोरिटी उतने बड़े स्केल पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के आज के टाइम पीरियड पर तो नहीं है, लेकिन समय के साथ वो चेंज होती रहती है। तो उसमें क्या होगा, उसमें देखेंगे कि क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं, और किसी भी तरीके का अगर चेंजेस वगैरह होता है ना, तो चेंजेस जो है वो राज्यसभा लोकसभा को बताती है कि आप इस चेंजेस को करो। तो लोकसभा के पास पावर ये है कि अगर वो इस चेंजेस को मानना चाहे तो मान भी सकते हैं, नहीं मानना चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। तो दोनों केस में क्या होगा कि दोनों केस में राज्यसभा के पास भेजा जाएगा, फिर राज्यसभा को उसको पास करना पड़ेगा। ज्यादा पावर जो है वो लोकसभा के पास ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है ना, ये बात आपको समझनी है कि ज्यादा पावर जो है वो लोकसभा के पास देखने को मिलेगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, राज्यसभा के पास भी पावर होती है। मतलब वो भी यहाँ पर क्या है कि कुछ चेंजेस वगैरह, ऑल्टरेशन वगैरह अगर होता है, नीडेड जरूरी है, तो वो चीजें यहाँ पर करेंगे। उन लॉज में भी यहाँ पर कर सकते हैं जो लोकसभा ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, मतलब लोकसभा से पास होकर वो चीज यहाँ पर राज्यसभा में आपको देखने को मिली है। The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various state। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट होंगे, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिसको हम हिंदी में विधानसभा कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स की, वो लोग यहां पर इलेक्ट करेंगे। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर हम यहां पर बात करेंगे लोकसभा के केस में, ठीक है, लोकसभा के केस में जो है वो टोटल कितने मेंबर्स लिखे हुए हैं आपकी बुक में, 543 और +2, मतलब कि टोटल कितने हो गए 545। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि दो ये जो मेंबर है ना वो यहां पर क्या है कि अब हटा दिए गए हैं, ठीक है, अब इसको सस्पेंड कर दिया है, मतलब अब जो है वो यहां पर क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन बुक में लिखा हुआ है। राज्यसभा में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा में 233 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होंगे, जो स्टेट से आएंगे, और 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेटेड हैं। नॉमिनेशन जो है वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। नॉमिनेशन कौन करेगा, दो लोगों का, प्रेसिडेंट। तो याद रखिएगा जो राज्यसभा में टोटल मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे उनका नंबर कितना है, उनका नंबर आपको 233 इलेक्टेड मेंबर्स देखने को मिलेंगे, जिनको विधानसभा के जो यहां पर एमएलएज हैं उन्होंने यहां पर इलेक्ट किया है। और 12 जो मेंबर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वो कौन नॉमिनेट करता है, वो प्रेसिडेंट यहां पर नॉमिनेट करते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन यहां पर आपको एमसीक्यूज का दिख रहा है
कि प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, तो आपको आंसर यहां पर क्या लिखना है, आपको 12 जो आंसर है वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे लोकसभा में क्या होता है कि लोकसभा में स्पीकर होते हैं, जैसे आज के टाइम पीरियड पर लोकसभा के स्पीकर कौन है, उनका नाम है श्री ओम बिरला, है ना। उसी तरीके से राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको बोला जाता है चेयरमैन, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, मतलब कोई भी जो भी यहां पर भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, है ना। इसमें क्या है, इसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोलते हैं, मतलब कि जो भी बनेगा, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं है, जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो यहां पर क्या बनेगा, वो राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर श्री एम वेंकैया नायडू, जिनकी फोटो आपको दिख रही है, राज्यसभा के चेयरमैन है, क्यों, क्योंकि ये भारत के वाइस प्रेसिडेंट है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 0 है ना, लेकिन क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन है इसलिए इनको सैलरी यहां पर मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है कि 233 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अगर कोई भी डाउट यहां पर होता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी यहां पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट हो गया तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप लोग उसमें अपना जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर मेंशन करिएगा। मैं पर्सनली अपने वीडियोस की जो यहाँ पर चीजें होती है ना, जो भी कमेंट होते हैं उनको मॉनिटर करता हूँ, मैं डेफिनेटली आपकी यहाँ पर हेल्प कर दूंगा, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं। अगला जो चीज यहाँ पर दिया है पॉइंट बी, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के, है ना। पहला वाला जो फंक्शन था वो काफी बड़ा था, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे फंक्शंस के बारे में अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फंक्शंस में पहला ये बताया था, टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तो नेशनल गवर्नमेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा, इनके बारे में मैंने बात कर ली। अब उसके बाद अगला जो है वो यहाँ पर क्या है कि टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, गाइड करना और उनको इन्फॉर्म करना, ये सारी चीजें जो है वो भी यहाँ पर क्या होता है कि वो भी एक पार्लियामेंट के फंक्शन में आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर क्या होता है कि पार्लियामेंट जब यहां पर सेशन में होता है तो हमेशा क्या होता है कि क्वेश्चन आवर के साथ जो है वो बिगिन होता है ना। मतलब जैसे पार्लियामेंट का अगर हम शेड्यूल यहां पर देखेंगे कि सर पार्लियामेंट में होता क्या है, किस तरीके से होता है, तो मैं आपको ना एक फोटो दिखाता हूं, आप इस फोटो को देखो, ठीक है। ये फोटो आपको देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे यहां पर देखोगे तो ऑफिस जो है वो यहां पर कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है, ये ऊपर वाला जो है ना ये लोकसभा है, ठीक है। नीचे वाला अगर आप देखोगे तो नीचे वाला आपको राज्यसभा देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखना। तो लोकसभा का जो टाइमिंग है वो कितने बजे स्टार्ट हो गया, 11 बजे, ठीक है। 11 बजे जो है वो लोकसभा का टाइम स्टार्ट हो गया है। और 11 बजे, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूं भाई, है ना, ये बुक में नहीं है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या हुआ है कि लोकसभा का टाइम जो है वो 11 बजे स्टार्ट हो रहा है और राज्यसभा का जो टाइम है वो 12 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लोकसभा का टाइम 11 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम है ना, 11 बजे से 12 बजे तक का जो टाइम है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर, ठीक है। क्या बोलते हैं, 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम ये होता है क्वेश्चन आवर। अब यहां पर क्या होता है कि 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम जो होता है, ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो टाइम है इसको बोलते हैं जीरो आवर। अच्छा, यहां पर याद रखना है कि राज्यसभा का टाइम जो है वो कितने बजे स्टार्ट हो रहा है, 12 बजे। तो राज्यसभा में जब यहां पर 12 बजे चीजें स्टार्ट होंगी तो वो 0 आवर से स्टार्ट होंगी और लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर। अच्छा, क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि जो दूसरे मेंबर्स होते हैं ना वो मंत्री वगैरह से क्वेश्चन यहां पर पूछते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना उनसे क्वेश्चन पूछे। 0 आवर में क्या होता है, 0 आवर में वो चीजें यहां पर डिस्कस की जाती है जो जनता के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके ऊपर नोटिस किया गया और उनको ये देखा गया कि भाई ये चीजें एकदम से जो है वो न्यूज में यहां पर आ गई हैं और इनको जो है वो डिस्कस करना जरूरी है। तो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है ना उनको 0 आवर में डिस्कस करेंगे। तो 12 बजे से 1 बजे तक का टाइम पीरियड होता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1 बजे से 2 बजे लंच होता है, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे का जो टाइम पीरियड है ना पूरा, ये लंच का टाइम पीरियड है, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरे काम होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और याद रखना लोकसभा जो है वो यहां पर 6 बजे तक काम करती है और राज्यसभा जो है वो 5 बजे तक काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा यहां पर इस तरीके से फंक्शन है। तो अभी मैंने जो आपको यहां पर बात बताई इसमें बोला गया है कि जब पार्लियामेंट सेशन में होती है तो वहां पर क्या होता है कि स्टार्टिंग किससे होती है, क्वेश्चन आवर से, ठीक है। क्वेश्चन आवर से, हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं। द क्वेश्चन आवर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच एमपीज कैन एलिसिट इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जिसमें जो भी यहां पर आपके एमपीज होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आपको देखने को मिलेंगे,
वो लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरीके की जानकारी आपसे यहां पर पूछ सकते हैं, है ना, कि भाई कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह यहां पर आप बता दो, है ना, या कोई मिनिस्टर वगैरह है उनके बारे में कुछ चीजें यहां पर पूछ ली, कैसे काम हो रही है ना, ये सब चीजों की जानकारी। क्वेश्चन आर का मतलब है कि क्वेश्चंस यहां पर पूछना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, है ना। तो यहां पर क्या पढ़ रहे हैं हम, कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना। तो यहां पर क्या होगा कि जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई सरकार किस तरीके से काम कर रही है, इस स्कीम्स की कुछ डिटेल्स बताइए, कैसा काम यहां पर हो रहा है, जो आपने पैसे यहां पर लिए थे उसको किस तरीके से आप यूटिलाइज कर रहे हो। तो यहां पर क्या है कि एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो है वो कंट्रोल किया जा रहा है। क्वेश्चन कोई एक ही इंसान पूछ रहा है, लेकिन यहां पर क्या होगा कि उसका आंसर तो सब लोग सुन रहे हैं ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन, जो चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं या कोई भी व्यक्ति यहां पर हो सकता है, तो उसको आंसर देना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर यहां पर कंट्रोल अपना एस्टेब्लिश कर रहे हैं, है ना। मतलब कंट्रोल का मतलब क्या है कि उनके ऊपर ये दिखा रहे हैं कि भाई हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको इसका आंसर यहां पर देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपको यहां पर समझना है। इस तरीके से क्या होता है कि क्वेश्चन आर के माध्यम से जो एमपीज होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव को हम यहां पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये पॉइंट इस तरीके से। तो ये मैंने आपको कुछ एडिशनल इंटरेस्टिंग चीज बता दी थी, इसको ध्यान रखिएगा। बाय आस्किंग क्वेश्चन the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is their MPs। अब यहां पर क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि मैं सवाल पूछ रहा हूं, ठीक है, आप आंसर दे रहे हो, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि आपने गलती क्या करी है। तो उनको अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में भी जो है वो चीजें पता चलेंगी। दूसरी बात यहां पर यह है कि जो एमपीज यहां पर उनको काउंटर करेंगे, है ना। जैसे मैं सरकार में नहीं हूं, मैं नॉर्मल एक एमपी हूं, तो मैं देखूंगा, मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जब यहां पर जाऊंगा जहां से मैं इलेक्ट होकर आया हूं, वो लोग बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उन सब चीजों को मैं पॉइंट बनाकर जो है उनसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसको यहां पर यह पता चलेगा, ठीक है, कि वो यहां पर उसको यह पता चलेगा कि भाई जो पार्लियामेंट यहां पर है उसको यह पता चलेगा कि यहां पर शॉर्टकमिंग्स यहां पर क्या आ रही हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उनको यह पता चलेगा कि किस तरीके से हमको थोड़ा सा यहां पर काम करना है ना, क्या क्या गलतियां यहां पर हो गई हैं, दूसरे जो यहां पर लोग हैं उनके क्या ओपिनियंस हैं, वो ओपिनियंस कैसे पता चल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से, है ना, मेरे माध्यम से, मेरे वहां की जो जनता है जिसने मुझे इलेक्ट करके भेजा है उसकी बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो लोगों के ओपिनियन यहां पर पता चल रहे हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज अ क्रूशियल टास्क ऑफ एवरी एमपी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पर गवर्नमेंट होते हैं, जो भी उनके एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब कि जो अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना, उन सभी लोगों को अगर आप देखोगे तो वो यहां पर क्या है कि बहुत ही एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक टास्क यहां पर होता है, जिसमें क्या होता है कि एमपीज जो होते हैं वो गवर्नमेंट से यहां पर सवाल पूछते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि इसी से हम ये चेक कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से यहां पर काम कर रही है अथवा नहीं कर रही है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि क्वेश्चनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑपोजिशन पार्टीज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब यहां पर क्या होता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो इंपॉर्टेंट होती ही है, लेकिन यहां पर क्या है कि ऑपोजिशन का भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है ना। आप हमेशा यहां पर क्या कर सकते हो कि केवल ऐसी जबरदस्ती क्रिटिसाइज यहां पर करोगे तो फिर काम नहीं बनेगा। आपको यहां पर क्या है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग यहां पर देखनी पड़ेगी कि कैसे वो काम हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कितने यहां पर अच्छे क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो, है ना। तभी तो यहां पर आप क्रॉस वेरीफाई कर पाओगे ना कि भाई जो गवर्नमेंट डेटा यहां पर रिवील करता है, रिलीज करता है, वो कितने सही है, कितने गलत हैं। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का होना जरूरी है। जब तक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन यहां पर नहीं होगा, आप यहां पर यह कह सकते हैं कि काफी सारी जो मुश्किलें हैं वो यहां पर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाले को भी यहां पर पता चल गया है कि कुछ ऑपोजिशन तो है ही नहीं है, और जब ये ऑपोजिशन यहां पर है ही नहीं है तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, ये लोग जबरदस्ती बात करेंगे और बस शांत हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि डेमोक्रेसी जो है वो यहां पर काम तब अच्छी तरीके से करती है जब आपके काम के ऊपर क्वेश्चन करने वाले लोग यहां पर सही तरीके से अपना काम करें। अगर वो काम ही नहीं होगा तो फिर यहां पर कैसे जो है वो चीजें जो है वो आपको इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी, है ना। इस बात को आपको अच्छी तरीके से जो है वो समझना है। They highlight drawbacks in the various policies and programs of the government and mobilize popular support for their own policies। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी जो गवर्नमेंट है उसको यहां पर क्रिटिसाइज करता हूं एक एमपी होने के नाते, है ना, तो मैं बताऊंगा कि सर आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतने में काम हो जाता, आपने ये जो पॉलिसी है इसको सब लोगों को इंप्लीमेंट नहीं किया, केवल इन लोगों को यहां पर इंप्लीमेंट किया, सब लोगों को करते तो ज्यादा लोगों को बेनिफिट होता। तो इससे क्या होता है कि जब ऑपोजिशन स्ट्रांग होगा,
रीजनेबल बातें यहां पर करेगा ना, तो सरकार को पता चलेगा कि क्या कमियां खामियां हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि जो पार्टी हार गई है उसमें सब लोग जो है वो केवल फालतू की बातें करते हैं। कुछ लोग जो है वो काफी सेंसिबल बातें करते हैं, और इससे क्या होता है कि इससे जो रूलिंग पार्टी यहां पर होती है ना, उसको यहां पर काफी सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं, काफी सारे जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो यहां पर वो कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि उनकी गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग वगैरह है किस तरीके से काम कर रही है ना, क्या क्या उसमें जो उनमें ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां देखने को मिल रही है पॉलिसीज में, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, और जो मोबिलाइज कर सकते हैं वो पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम जब आएंगे पार्टी में, है ना, तो हम इस तरीके की जो चीजें हैं वो बनाएंगे, जनता को वो चीजें पता चलेंगी। तो इससे क्या है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी अपना जो स्टैंड है वो आपको चेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। और इसीलिए याद रखिएगा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी से ज्यादा जो अपोजिशन पार्टी होती है उसका काफी एक क्रूशियल रोल यहां पर होता हुआ दिखाई देगा। रूलिंग पार्टी तो काम करती है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है उसका भी रोल आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर देखने को मिलता है। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। मतलब कि क्या होता है कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है उसके फीडबैक यहां पर मिलते हैं, है ना। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर अच्छे क्वेश्चन यहां पर पूछोगे तो केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज, मतलब सिंपल सी बात है कि आपको आंसर भी करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बोल दोगे कि हम आंसर नहीं करेंगे तो फिर तो और गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जनता भी सुन रही है कि आप आंसर नहीं कर रहे हो चीजों का। इन एडिशन इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस द पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट, है ना। मतलब कि जो भी फाइनेंशियल मैटर वगैरह होते हैं, जैसे बजट होता है, ठीक है, आपने सुना होगा ना, बजट नाम का जो शब्द है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। उसको हम लोग किसके नाम से दर्शाते हैं? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बजट होता है। अभी मान लो कि बजट हमने किया कि भाई हम यहां पर इतना खर्चा करेंगे, वहां पर इतना खर्चा करेंगे, इस बजट को भी पास होना जरूरी है। अगर ये बजट ही सरकार मान लो कि पास नहीं करवा पाती, इसका मतलब है कि उनकी मेजोरिटी नहीं है, तो इसको क्या है, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर और जो जितने सारे मिनिस्टर हैं, है ना, क्योंकि बजट ही पास नहीं करवा पाए। तो बजट से रिलेटेड या जितने भी फाइनेंस पैसे वगैरह से रिलेटेड जो भी चीजें यहां पर होती हैं, उसमें क्या होता है कि सरकार का अप्रूवल जो है वो जरूरी है। मतलब जो पार्लियामेंट होते हैं ना, वहां के जो मेंबर्स हैं उनका अप्रूवल यहां पर जरूरी होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि स्कीम्स वगैरह के लिए कुछ पैसे चाहिए तो अप्रूवल यहां पर होगा। ठीक है, जैसे एक फंड होता है जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मतलब इसको हम भारत का एक जो है वो ये बोल सकते हैं कि भारत का जो है वो गुल्लक है ना, जिसमें पैसे हैं और अलग अलग तरीके से जो भी सरकारी काम वगैरह होते हैं वहां से ये पैसे निकलते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं निकलेंगे, जो भी एमपीज है ना वो यहां पर अप्रूव करेंगे तब ये पैसे आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। दिस इज वन ऑफ द सेवरल वेज इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि कंट्रोल कैसे किया, क्वेश्चन पूछ के, गाइड कैसे किया, इन्फॉर्म कैसे किया, और इस वजह से आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो काम यहां पर होता है ये पार्लियामेंट का होता है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट यहां पर होती है वो पूरा का पूरा काम अपना कंप्लीट करती है। मतलब उनको फीडबैक भी मिल रहा है, उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उनको गाइड भी किया जा रहा है कि आप अपनी पॉलिसीज वगैरह में क्या क्या चीजें हैं जो यहां पर ऐड कर सकते हो। द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन द कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट एंड दिस इज अ की एस्पेक्ट ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। अब जो भी एमपीज हैं उन एमपीज का इलेक्शन किसने किया? जनता ने किया है। जनता के द्वारा इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में? कंट्रोल करने में। आप क्वेश्चन पूछो, गाइड करने में कि भाई आप जो कर रहे हो ये गलत तरीके से कर रहे हो, उनको इन्फॉर्म करना कि आपकी जो ड्रॉबैक्स हैं, लूप होल्स हैं आपकी स्कीम्स में वो कैसी होंगी, क्या चीजें आपको इंक्लूड करना चाहिए। तो इन सब चीजों में किसका रोल है? एमपी का रोल है। और एमपी को इलेक्ट किसने किया है? जनता ने इलेक्ट किया है। तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसीज, जिसमें यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो लोग हैं, जो एमपीज हैं, उनको जनता ने इलेक्ट किया, वो यहां पर क्या कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो सरकार है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और यहां पर इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए। एक छोटा सा पॉइंट और फंक्शन यहां पर बताया गया है, इसको बोलते हैं लॉ मेकिंग, है ना। लॉ मेकिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कोई भी कानून हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने राइट टू एजुकेशन के बारे में सुना है ना, कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो राइट टू एजुकेशन जो है उसके लिए क्या होगा? बिल आया होगा, है ना। बिल जो है लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, फिर प्रेसिडेंट ने किया। तो लॉ मेकिंग जो है इज अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, है ना। मतलब ये क्या है? ये पार्लियामेंट का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें कानून बनते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के कानून हो सकते हैं। जैसे आपने फार्म बिल्स के बारे में सुना होगा, है ना, वो भी एक कानून था। ठीक है, लेकिन उसको अभी वापस ले लिया गया है। फार्म बिल मतलब किसानों से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रही थी ना, तो उससे रिलेटेड कानून थे, तो उनको वापस ले लिया गया। इन फ्यूचर उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो लॉ मेकिंग को ना हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे काफी अच्छे तरीके से। बाकी मैंने आपको बता दिया लॉ मेकिंग का मतलब क्या है, कि भाई हमारे देश में अलग अलग तरीके के प्रोविजंस होते हैं,
उनको सही तरीके से कैरी आउट करने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे राइट टू एजुकेशन, अगर ये कानून नहीं होता तो इसका इंप्लीमेंटेशन हो पाता क्या? नहीं हो पाता। और कानून जब बनता है उससे पहले वो बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, पहले बिल होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर वोटिंग करेंगे और इस तरीके से सारी चीजें होंगी। फिर कहीं जाकर एक बिल जो है वो प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूव कर देता है, साइन कर देता है, तब वो यहां पर कानून बनता है। तो कानून बनने की जो पूरी प्रोसेस है वो तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी आप ये देख लीजिएगा, लॉ मेकिंग भी जो है एक सिग्निफिकेंट फंक्शन यहां पर होता है पार्लियामेंट का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। चैप्टर को समझो, क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखोगे, ये सब चीजें कैसे करोगे, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करा दूंगा। अभी आप ये समझो कि एनसीईआरटी में लिखना क्या चाह रहे हैं राइटर, और आपको समझाना क्या चाह रहे हैं, एक बार उसको समझ लो। क्वेश्चंस तो फिर एकदम हलवा हो जाएंगे और आसानी से हम उन क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दे पाएंगे। तो अब अगला जो टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब आप बोलोगे कि सर कितनी ऑब्वियस सी बात है, जिनको हमने इलेक्शन में यहाँ पर इलेक्ट किया है वही लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कुछ अलग अलग तरीके के प्रोविजंस और यहाँ पर हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी ये ध्यान रखिएगा कि जो लॉ मेकिंग है ना, लॉ मेकिंग के बारे में जो है वो हम अगला पूरा जो चैप्टर यहाँ पर होगा उसमें मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो बताऊंगा कि लॉ यहाँ पर क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, वो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो लॉ मेकिंग भी आपको देखने को